ये स्ट्रॉन्ग है या एक्साइटिंग है? ये वाली, सॉरी, एक्साइटिंग है या बेस है? बेस है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने चार कैंडल्स और ड्रॉ करी हैं। ये चारों कैंडल क्या है? एक्साइटिंग और बेस? बेस है, चारों ही बेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। ये ग्रीन कैंडल क्या है? एक्साइटिंग और बेस। देखिए 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा बॉडी है। यस, विजिबल है आपका मैसेज भी प्रदीप। सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं। आपको आप लोगों के मैसेज नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने सेटिंग ओनली फॉर होस्ट कर रखा है। मैंने ओपन कर दिया, एवरीवन कर दिया, तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। अब जो लोग इसको बेस बता रहे हैं, जो लोग इसको बेस बता रहे हैं, वो शायद वो लोग हैं जो एडवांस जान चुके हैं। अभी आप ये समझिए कि मैं सेकंड क्लास ही पढ़ रहा हूं, मैं रिवीजन सेकंड क्लास का कर रहा हूं। तो आप अभी उसके हिसाब से बताएं। उसके हिसाब से तो बिल्कुल एक्साइटिंग मानी जाएगी ना। वेरी गुड अभिषेक, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला। इस सर्कल में क्या सभी की सभी, इस सर्कल में सभी की सभी कैंडल्स जो हैं वो बेस हैं? सभी की सभी कैंडल बेस है। यस आरती, एंकरशु, सभी की सभी कैंडल बेस है क्योंकि सबकी रेंज देखें आप। अब यहां पर एक और छोटी सी बात, एक और छोटी सी बात, कि बेस कैंडल का एक्चुअली मतलब क्या था? क्या बेस कैंडल का मतलब ये भी था सेम रेंज में रहना? यस और नो? 50% से कम बॉडी होने के साथ साथ उसका एक मतलब ये भी तो था कि एक सेम रेंज में बनी हुई कैंडल है, एक स्मॉल कैंडल है। दोनों बातों को सुनिए। बेस कैंडल का मतलब 50% से कम बॉडी होना है। देन उसके साथ साथ एक ये भी तो है कि एक सेम रेंज में बनी रहे प्राइस, कोई ना बहुत ज्यादा अप मूव आया ना बहुत ज्यादा डाउन आया। ये बात क्लियर हो गई ना? अब आते हैं एक्साइटिंग कैंडल पर। मैं थोड़ा सा एडवांस लेकर जाना चाह रहा हूं नए लोगों के लिए कि एक्साइटिंग कैंडल का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा बॉडी होना, यस और नो? बट उस एक्साइटिंग कैंडल का एक और भी तो मतलब होता है कि कहीं प्राइस में मूवमेंट आया, या तो प्राइस को ऊपर पहुंचाया या नीचे। आए? या तो प्राइस को बहुत अच्छी तरह से ऊपर पहुंचाया, या प्राइस के नीचे, यस, वो मूवमेंट आया। अब यहां पर यदि मैं जो नंबर मार्क कर रहा हूं, हो सकता है आपको इस रेड कैंडल में कुछ कंफ्यूजन लगा, हो सकता है इस ग्रीन कैंडल में भी किसी को कोई कंफ्यूजन है कि यार सर इसकी बॉडी 51% है, 53% है, देखने में थोड़ी एक्साइटिंग लग रही है, 49% है। इन दोनों कैंडल में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। बट एक बात को मैं और ऐड कर दूं, किसके साथ? इसके साथ कि बॉडी पार्ट यदि कम है और विक पार्ट ज्यादा है तो वो बेस कैंडल है। इसके साथ एक और बात ऐड कर दूं कि उसकी रेंज बिल्कुल नैरो है, रिंग बिल्कुल स्मॉल है। वो ना तो बहुत ज्यादा प्राइस को ऊपर लेकर जा पाई कैंडल, और ना ही प्राइस को नीचे लेकर जा पाई। तब क्या ये दोनों कैंडल्स भी बेस हैं आरती तंवर? यस, तब ये दोनों कैंडल बेस हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी। एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे, एग्जाम्पल इतने होंगे कि आपको एग्जाम्पल से ही सारी कहानी समझ में जैसे एक डाउट आया होगा मन में कि सर ये वाली जो कैंडल है ना रेड, यार ये रेड कैंडल जो है इतनी बड़ी विक है, इसको मैं बेस मानूं एक्साइटिंग मानूं, क्या मानूं? क्या ये कैंडल बेस है? यस ब्रजेश, समझिए, ये कैंडल क्लियर कट बेस नजर आ रही है, इतनी बड़ी रेंज में भी है। और मैं एक और इस ये ग्रीन कैंडल पर मैंने सिंबल मार्क किया है यहाँ पर, ये देखिए, ये दोनों ही कैंडल क्लियर कट बेस है ना? यस, बेस है। और कहे तो मैं इस वाली कैंडल के बारे में बात कर रहा हूं, ये वाली कैंडल, क्या ये वाली कैंडल भी बेस है? यस, ये वाली कैंडल बेस, तीनों की तीनों कैंडल ही बेस है।
अब थोड़ा सा एडवांस होता है, मैं सेकंड नंबर वाली कैंडल, ये इस पर मैंने सेकंड नंबर का सिंबल रखा है। आप मुझे बताएं ये सेकंड नंबर वाली कैंडल बेस है या एक्साइटिंग है? जहां मैंने सेकंड लिखा है इस सर्कल में, वो बेस है और एक्साइटिंग है? बेस एक्साइटिंग, नॉर्मल एक्साइटिंग, बेस नॉर्मल एक्साइटिंग, ठीक है। देखिए, बेस वाले लोग पहले मुझे ये बताएं जो इसको बेस कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आपका ये ओपिनियन है कि इसकी बॉडी हो सकता है 48% हो सकता है 47% हो सकता है 49% हो? यस और नो? बिल्कुल। ठीक है, उसके हिसाब से आप बेस बोल रहे हैं, ठीक है। बट मैं इसको बेस होते हुए भी यदि ये समझने की कोशिश करूं, यार प्राइस में रेंज थोड़ी बड़ी है, प्राइस को कहीं लेकर गई है, अपनी प्रीवियस कैंडल की रेंज से तो एटलीस्ट ऊपर निकली, प्रीवियस कैंडल की बाइंग सेलिंग प्रीवियस कैंडल की रेंज से तो प्राइस कम से कम ऊपर निकली, तब क्या इसको मैं एक नॉर्मल एक्साइटिंग भी समझ सकता हूं? ये पचन जाए बिल्कुल एग्जैक्टली। आप समझें बात को, कंपेयर करें कि एक देखो ये, क्या इस वाली ग्रीन कैंडल में भी आपको सेम टाइप का कंफ्यूजन हो सकता है? किसी किसी को हो सकता है कि यार ये वाली कैंडल बेस एक्साइटिंग है, कोई कहेगा बेस है, कोई कहेगा एक्साइटिंग। बट इन दोनों कैंडल्स को मैं कंपेयर करूं, इस सर्कल वाली कैंडल को और जहां पर मैंने 2 मार्क किया उसको, उसमें इन दोनों के कंपैरिजन में आप मुझे बताइए कम कंफ्यूजन किस में है? कंफ्यूजन का मतलब मेरा ये है कि एक्साइटिंग होने में कम कंफ्यूजन किस में है? एक्साइटिंग होने में कम कंफ्यूजन किस में? सेकंड में ना? यस, सेकंड में। और बेस होने में कम कंफ्यूजन किस में? फर्स्ट में और सेकंड में? फर्स्ट में। हो रही ना चीजें धीरे धीरे करके क्लियर, ऐसे ही यही है, ऐसे ही क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी, आ जाएगा सबको, सब समझ में आ जाना। तो इस सेकंड वाली कैंडल को ना मैं एक नॉर्मल एक्साइटिंग भी मान सकता हूं, नॉर्मल एक्साइटिंग, ठीक है। इस वाली कैंडल के बारे में बताइए, हर तरह की कैंडल के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। ये कैंडल जो है, ये कैंडल कैसी है? एक्साइटिंग, बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग। और उसके पहले वाली कैंडल ये बिल्कुल बेस, और ये 4 कैंडल कंप्लीटली बेस, ये भी बेस है। और ये नॉर्मल एक्साइटिंग, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात, मैं एक और रेंज मार्क कर रहा हूं, यहां पर ये सर्कल मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ये सब कैंडल क्या बेस कैंडल है? सब कैंडल बेस है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी रेंज ऐसे कर देता हूं, क्या इस ग्रीन कैंडल को भी इंक्लूड करते हुए एक बेस कैंडल वाला फॉर्मेशन नजर आ रहा है? यस। ये ग्रीन कैंडल, अब सोचिए, अब यहां पर एक और बात नहीं आ गई, इस वाली ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं जहां मैं अभी 1 लिख रहा हूं, ये 1 वाली कैंडल, यहां पर तो क्लियर कट 50% से ज्यादा बड़ी एक्साइटिंग कैंडल नजर आ रही है, यस और नो? 50% से ज्यादा बड़ी कैंडल है, 50% से ज्यादा बड़ी है, बट फिर भी मैंने इसको बेस की तरह कंसिडर किया है। कोई बता सकता है क्यों? इवन सभी लोगों को बताना चाहिए क्यों? क्योंकि प्राइस की रेंज काफी नैरो है, कैंडल की स्ट्रेंथ, कैंडल की रेंज काफी नैरो है। दैट्स व्हाई मैं इसको भी एक बेस की तरह कंसीडर कर रहा हूं कि बिल्कुल नॉर्मल मान लो, एकदम से नॉर्मल। कोई किसी को एक्साइटिंग कहने का बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा है ना, तो नॉर्मल से भी बिलो नॉर्मल एक्साइटिंग कह दो, बट है ये बेस। अब एक बात बताता है, एक बात यहाँ पे वापस लाता हूं आपको, क्या एक ये फॉर्मूला जो है, बॉडी इज ग्रेटर देन विक इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, विक इज ग्रेटर देन बॉडी इक्वल टू बेस कैंडल, ये सबको आसानी से समझ में आ गया क्योंकि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, सबको आसानी से समझ में आ गया।
ये एक थ्योरी है, सबको आसानी से समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, देखकर बता दिया। इस सिर्फ और सिर्फ इसको ही मैं याद दिलाऊं कि सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होकर आपको ये देखना है, इसी पैरामीटर पर देखना है, तब तो सबके लिए ये फर्स्ट कैंडल जो है एक्साइटिंग हो गई ना। सिर्फ इस फॉर्मूला के हिसाब से तो सबके लिए एक्साइटिंग कैंडल हो गई। बट जैसे ही मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के बियॉन्ड जाना स्टार्ट करूंगा, जैसे ही मैं थ्योरी के थोड़ा सा और ऊपर जाना स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिकल होना स्टार्ट करूंगा, तो क्या मेरे पास प्रैक्टिकल होते ही ये और ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिली मुझे? प्रैक्टिकल होना है, डेफिनेशन से भी आगे की सोचना है। फॉर्मूला काफी नहीं है, फॉर्मूला काफी नहीं है, फॉर्मूला सब जगह मिल जाएगा, ये कहीं पर भी मिल जाएगा ये फॉर्मूला। प्रैक्टिकल होना जरूरी है, क्योंकि बेस को हमने एक्चुअली 50% से कम बेस बॉडी और ये सब कुछ, एक्साइटिंग को 50% से ज्यादा बॉडी और ये सब कुछ क्यों दिया? क्यों? क्या रीजन था? वही तो था ना कि एक तो सेम रेंज में रह जाना, बायर सेलर का सिमिलर रह जाना, एक सेम रेंज से बाहर जाना, बायर सेलर में बहुत बड़ा इंबैलेंस होना, या तो प्राइस को ऊपर ले जाना या प्राइस को नीचे ले जाना। यस और नो? बस ये दोनों ही चीजें अपन को एक साथ, मैं सिर्फ इस छोटी सी बात के ऊपर नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो हम बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में नहीं, आगे चल के इस कंप्लीट जर्नी में जितनी भी बातें हम करेंगे, जितनी भी बातें, जितने भी फॉर्मूला के बारे में बात होंगी, जितनी भी ट्रेड्स के बारे में बात होंगी, जितनी भी पैटर्न्स के बारे में बात होंगी, उन सब में ही ये सेम चीज एप्लीकेबल होगी कि हम लोग डेफिनेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली भी उस चीज को देखेंगे। क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक है, मार्केट इतना डायनेमिक है, इतने चेंजेस मार्केट में है, अफवाहों का मार्केट है, थोड़ी सी भी बात से बढ़ जाएगा, थोड़ी सी बात से गिर जाएगा, अफवाहों का मार्केट है, बहुत सेंसिटिव मार्केट है। उसमें कोई भी चीज डेफिनेशन से कैसे कंट्रोल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। किसी इंसान के बारे में आप डेफिनेशन दे सकते हो? दे सकते हो, बट क्या वो इंसान डेफिनेशन के हिसाब से ही बना रहेगा या डेफिनेशन के हिसाब से ही रहेगा जिंदगी भर? नहीं ना, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उसके अंदर इमोशंस हैं। घर है तो घर में घर वालों जैसा बिहेवियर, ऑफिस में है ऑफिस में ऑफिस वालों जैसा बिहेवियर, बड़े आदमी से मिलने जाना है वैसा बिहेवियर, छोटे आदमी को ट्रीट करना है वैसा बिहेवियर, सड़क पर चल रहे हैं किसी गरीब को देखा अलग बिहेवियर, सड़क पर चल रहे हैं अमीर को देखा अलग बिहेवियर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर, दुख आया अलग बिहेवियर, सुख आया अलग बिहेवियर, बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चों के सामने अलग, बड़ों के सामने अलग। कैसे डिफाइन कर लोगे, कैसे बांध कर रख दोगे? तो क्या इस मार्केट को भी डेफिनेशन में बांधा जा सकता है? एग्जैक्टली सेम थ्योरी अप्लाई होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें भी तो बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। इमोशंस ही तो हैं कि कोई हमारे पास न्यूज आई, हमने फटाक से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, इमोशंस ही तो हैं जो हमें न्यूज आई, हमने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो डेफिनेशन में नहीं बंधना है, उसके भी बियॉन्ड सोचना है। ये बताएं, ये बेस कैंडल है एक्साइटिंग है? बेस है। ये दोनों बेस कैंडल है एक्साइटिंग है? बेस है। ये दोनों बेस कैंडल है एक्साइटिंग है? बेस है। ये दोनों बेस कैंडल है एक्साइटिंग है? बेस है। ये दोनों बेस कैंडल है एक्साइटिंग है? एक्साइटिंग। दोनों ही एक्साइटिंग है, दोनों, दोनों को ही एक्साइटिंग ले लो। कोई कहे ऊपर वाली बेस है, अभी आप एक्साइटिंग लो। और ऊपर वाली बेस क्यों नहीं? फिलहाल आप सेकंड, जो एडवांस लोग हैं वो ये समझें कि देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें भी हो जाता है आप लोगों के, क्योंकि जब आप रिप्लाई कर रहे हैं ना, रिप्लाई कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं तो कर रहे हो, और मैं देख रहा हूं उन मैसेजेस को, तो किसी ने कहा कि सर ये वाली कैंडल बेस है। अब मुझे लगा कि यार किसी नए इंसान को कंफ्यूजन है, नए इंसान को कंफ्यूजन है, जबकि नए इंसान के हिसाब से एक्साइटिंग होनी चाहिए, बट पता है एक्चुअली क्या है, एडवांस लोगों के हिसाब से ये बेस बनी। अब मैं उसमें भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा कि किस इंसान ने मतलब जो रिप्लाई कर रहे हैं
कंफ्यूजन हो गया कि जो रिप्लाई कर रहे हैं उन्होंने पहले से रिकॉर्डिंग देखी है, वो एज ए एडवांस ट्रेडर बिहेव कर रहे हैं या नॉर्मल ट्रेडर बिहेव कर रहे हैं, यस और नो। ये मेरे पास कंफ्यूजन हो गया। बट उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि एज ए बिगिनर आपके लिए एक्साइटिंग होगी, और जब आप एडवांस हो जाएंगे तो शायद मैं इसको आगे चल के बेस बना दूंगा। बट इसमें एक और छोटा सा लॉजिक मैं देना चाहता हूं, वो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। आप चाहे एडवांस हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, कि ये एक रैली आई, यहाँ पे अपमूव आया, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी, यस और नो, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है यहाँ पर, एक जिसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। अब सेकंड कैंडल जो है, क्या सेकंड कैंडल 50% से ज्यादा बॉडी वाली है? यस। क्या सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की रेंज से भी ऊपर गई है? सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के भी रेंज से, ठीक है। क्या अब मुझे नए लोग बताएं, एडवांस लोग बताएं, क्या अब तो मेरे पास रीजन हो गया ना इसको एक्साइटिंग मानने का? अब मेरे पास इसको एक्साइटिंग मानने का रीजन हो गया, क्योंकि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की रेंज से ऊपर गई है, क्लोजिंग भी इवन उसके ऊपर हुई है। अब कोई ये सोच रहा होगा सर ठीक है, बट अब मुझे पता है आप आगे चल के ना इसको ऐसे बोलोगे कि ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, इसमें तब आप बेस मानोगे, हाँ तब मैं इसको बेस में कन्वर्ट कर दूंगा, वो एक लॉजिक के साथ आपको पता है और आपको पता चल जाएगा। तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो सेकंड क्लास के हिसाब से चले। यस, ठीक है। क्लियर हुआ? कितना परसेंट? नए लोग बताएं, कितना परसेंट क्लियर हुई ये बातें जो मैंने आपसे कही हैं? कितना परसेंट? 100, 90, 95, 80 प्लस? पूरा 100, 80, 100, 100, 100, 80, 75, 100, वेरी गुड, इतना बहुत है, अच्छे परसेंट है। अमन रावत और ब्रजेश, आप दोनों से मैं और एक क्वेश्चन, अमन रावत और ब्रजेश एंड गिरीश, आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, ये कैनल कौन सी है, एक्साइटिंग और बेस? ये वाली कैनल कौन सी, एक्साइटिंग और बेस? एक्साइटिंग ना? अमन रावत, ब्रजेश और गिरीश, ये वाली कैनल एक्साइटिंग ना, वेरी गुड। क्योंकि इन लोगों के परसेंट 70 70 आए थे ना, इस वजह से मैं, ये कौन सी है, बेस ना? बेस, ठीक है। और ये दोनों कैंडल कौन सी हैं? अमन, ब्रजेश एंड गिरीश, बेस कैंडल, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है? अमन, ब्रजेश एंड गिरीश, एक्साइटिंग कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल 50% से ज्यादा बॉडी है और थोड़ा सा ऊपर गई है रेंज, थोड़ी सी प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर गई, एक्साइटिंग, नॉर्मल एक्साइटिंग। यदि मेरे पास कंपेयर करने के लिए ये दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हैं, क्या बताइए मुझे, ये फर्स्ट कैंडल जो है ये नॉर्मल है और सेकंड कैंडल जो है वो एक्साइटिंग है, यस और नो? मतलब नॉर्मल एक्साइटिंग और स्ट्रांग एक्साइटिंग क्या मैं बोल सकता हूँ? फर्स्ट कैंडल इज नॉर्मल एक्साइटिंग, सेकंड कैंडल इज स्ट्रांग एक्साइटिंग। अमन, गिरीश एंड ब्रजेश, ठीक है। चलिए, तो अब, और देखो आज का होमवर्क बिना बिना कुछ बोले, बिना बिना किसी शेयर का नाम लिए, आप एक्स वाई जेड किसी भी शेयर को ओपन करना, किसी भी शेयर को ओपन करना, उसमें आप डेली के टाइम फ्रेम पर या वीकली के टाइम फ्रेम पर बस यही प्रैक्टिस करना कि ये एक्साइटिंग कैंडल कौन सी होती है, बेस कैंडल कौन सी है, थोड़ा कंफ्यूजन रहे तब भी प्रैक्टिस करना। अभी मेंटर नहीं है, कल आपको मेंटर प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे कि आप पूछ सकते हो उनसे, बट फिर भी आप ये जरूर ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो मैं कह रहा हूं उतनी प्रैक्टिस भी कर ली ना खुद ही मन में, ये एक्साइटिंग है या बेस है, क्या है। तो पता है क्या हो जाएगा, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं कि जैसे अभी आपको देखना पड़ रहा है, सोचना और समझना पड़ रहा है, मैं चाह रहा हूं 5 दिन इतनी शानदार प्रैक्टिस हो जाए कि आप फटाक से चार्ट, वीकली ओपन हो गया तुरंत देखकर पता चल गया, मंथली ओपन हो गया तुरंत देखकर पता चल गया, थोड़ा कंफ्यूजन है जूम करके जूम आउट करके पता चल गया। और वो कैसे पता लगेगा, जब आप लगातार इसको देख रहे हो और मल्टीपल चार्ट्स देख रहे हो, भले ही किसी से आप फीडबैक लो या मत लो, अपने आप में जानने की कोशिश करो कि सर ने जो बताया उसके हिसाब से क्या है। मेंटोस टेलीग्राम पर होंगे। आई बात समझ में जो मैंने कही है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी बाइंग सेलिंग वाले गेम को उस तरफ लेकर चलते हैं जहां हम कहें कि यार यहाँ पे इन बाइंग सेलिंग वाली रेंज में हमें करना क्या है और एक्चुअल में होता कैसे है, उस वाली तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्या हम कह सकते हैं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जो होती है या ग्रीन कैंडल जो होती है, अभी एक्साइटिंग छोड़ते हैं, ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज number of buyer is greater than number of seller। क्या ठीक है, ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ बायर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर। ठीक ऐसे ही मैं कहूं तो रेड कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ सेलर is greater than number of buyer, number of seller is greater than number of buyer। और फिर यदि बात करें बेस कैंडल की, बेस कैंडल, बेस कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ बायर इज ऑलमोस्ट इक्वल, इसको ऑलमोस्ट इक्वल वाला साइन मैंने बना दिया, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। नंबर ऑफ बायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। ये बात अभी तक हो चुकी है। अब इस बात को और आगे ले जाएं तो हमें जहां पर पहुंचना है वो ये कि वो डिमांड हमारे क्या काम का, वो डिमांड वर्क कैसे करेगा, वो बाइंग सेलिंग, वो पेंडिंग ऑर्डर्स, नंबर बायर्स का कम या ज्यादा होना, बायर सेलर की फाइट होना, वो हमें कैसे काम में आएगी। ठीक है, यहां पर एक बेस कैंडल का कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। ये मेरी एक बेस कैंडल है, ठीक है, ये मैंने एक बेस कैंडल बनाई है। क्या मैं कह सकता हूं यहां बायर और सेलर की फाइट हो रही, हो सकता है ये दो कैंडल हो, लगातार फाइट चली, हो सकता है 3 कैंडल हो और लगातार फाइट चली, हो सकता है 5 कैंडल हो और लगातार फाइट चली। ऐसा हो सकता है ना कि फाइट लगातार बनी रहे, चाहे वो डेली की कैंडल हो तो 5 दिन तक बनी रही, 15 मिनट की कैंडल है तो 75 मिनट तक बनी रही, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट मैं चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूं, ये यहां पर बायर और सेलर की फाइट हो रही है और इस बायर और सेलर की फाइट का रिजल्ट यदि ये निकला कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी, क्या यहां पर ये मान सकते हैं कि बायर्स जीत गए, उसी वजह से प्राइस ऊपर गई है? बायर्स जीत गए हैं, उसी वजह से प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, यस ना, बहुत अच्छी तरह से समझना। और वो फाइट का जो रेंज है, क्या वो फाइट की ये रेंज है जो मैंने मार्क कर दी इस बॉक्स में, पूरी बेस कैंडल की रेंज, फाइट की रेंज है ये। अब देखो एक और सिनेरियो देखो, ये हमें पता चल गया बायर सेलर की फाइट हुई, ये पता चल गया कि बायर जीत गए। अब एक और सिनेरियो देखो, एक और सिनेरियो पता है क्या है, एक और सिनेरियो पता है क्या है, यहां बायर सेलर की फाइट हुई, प्राइस ऊपर गई, क्या जो प्राइस ऊपर गई है, प्राइस जो ऊपर गई है वो कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग के होने की वजह से गई। अभी हम फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आ गए हैं, वो जो हुआ है वो बायर और सेलर का इम्बैलेंस होने की वजह से हुआ है, यस और नो। और यहां पर यदि मैं बात करूं बायर और सेलर का इम्बैलेंस है, तो जो कुछ पेंडिंग रह गया, जो पेंडिंग रह गया वो पेंडिंग बाइंग रही या सेलिंग रही, जो ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए वो बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर आए। अब कैसे, एक बार और बता रहा हूं इसी बात को, ये जो लोग स्टार्टिंग में नहीं थे उन लोगों को आइडिया होगा कि मैंने क्या बोला था कि भाई जब भी हम एक क्वांटिटी अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं, जब भी हम एक ठीक ठाक क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं तो वहां पर हमारा पार्शियली ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, विराज केवल।
पार्शियली ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, शायद फुल ऑर्डर फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, क्योंकि वही बात, एवरी बायर नीड अ सेलर एंड एवरी सेलर नीड अ बायर। हर बायर को सेलर की जरूरत होती है और हर सेलर को बायर की जरूरत होती है। आज 100 रुपीज पर आपने किसी XYZ शेयर को बाय करने के लिए ऑर्डर लगाया, कैनरा बैंक को आपने 91 रुपीज पर बाइंग करने के लिए ऑर्डर लगाया, कैनरा बैंक को 91 रुपीज पर बाय करने के लिए ऑर्डर लगाया, आपने यहां पर 2500 शेयर लगाए, ये हो गया 92। आपके सिर्फ 1500 शेयर एग्जीक्यूट हो पाए, क्या आपके 1000 बचे हुए शेयर पेंडिंग हैं? वो ऑर्डर पेंडिंग है? यस, वो पेंडिंग है। सोचो, जब हमारी इतनी स्मॉल क्वांटिटी में जब ऑर्डर पेंडिंग हो जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हम लोग रिटेलर्स में आते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस मतलब बड़े प्लेयर, जिनके आप बड़े बड़े एंटिटी के नाम जानते हैं, दमानी साहब, झुंझुनवाला जी, और भी बहुत सारे लोग, या कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, बाहर के FII DI जो डेटा आप सुनते हैं, वो बड़ी कंपनीज हो गई, फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के अंदर आने वाली कंपनीज, या इंडिविजुअल एंटिटी भी, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी जो बहुत बड़ा पर्सन जिसको हम मान रहे हैं, तो क्या उनके ऑर्डर्स भी पेंडिंग रह जाते होंगे? बिल्कुल, उनके ऑर्डर्स भी पेंडिंग रह जाते हैं। और कैसे? उसी हर एक सवाल जो आपके मन में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, आप आपके मन में सवाल तो तब आ रहा है जब मेरी बात आप सुन रहे हो। आपके मन में सवाल तो तब आ रहा है जब आप मेरी बात सुन रहे हो, और मेरे मन में जवाब तभी का बैठा हुआ है जब मैंने उस बात को बोलना भी स्टार्ट नहीं किया। तो सुनिए, समझिए, थोड़े से पेशेंस के साथ। यहां पर वापस से फिर से एक रेंज बनाई, यहां पर बायर और सेलर की फाइट चल रही है, यस और नो में जवाब देना बस। यहां पर बायर और सेलर की फाइट चल रही है। ये बायर सेलर की फाइट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलती रही, या हो सकता है 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट कैंडल की फाइट चलती रही। और ये फाइट कुछ इस तरह से हुआ कि इसके बाद यहां पर ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ऐसे बन गई। बायर सेलर अभी तक तो इक्वल थे, जो हमने इस फर्स्ट ड्राइंग में सीखा, बायर सेलर ऑलमोस्ट इक्वल थे, बट यहां पर वो बायर सेलर इम्बैलेंस्ड हो गए, तभी तो प्राइस ऊपर गई। यदि बायर और सेलर इक्वल होते, जो ये सिनेरियो होता, तो क्या वापस से एक और बेस कैंडल बन जाती? तब वापस से एक और कैंडल बन सकती थी। बट ये एक्साइटिंग कैंडल बनने का मतलब ही हमने समझा कि जब बाइंग और सेलिंग में इम्बैलेंस हो गया, जब बाइंग और सेलिंग में इम्बैलेंस हो गया, तभी तो एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो यहां पर भी ये एक्साइटिंग कैंडल बनना मतलब बायर और सेलर में इम्बैलेंस होना। तो जब बायर्स ज्यादा आए तभी तो प्राइस ऊपर गई। एक एक बात को सुनना और एक एक बात पे ही यस और नो करना। बायर्स जब ज्यादा आए तभी तो प्राइस ऊपर गई। तो बाइंग और सेलिंग में जीता कौन? बाइंग और सेलिंग में जीता कौन? बायर्स ना। अब एक छोटी सी बात बताओ, इम्बैलेंस होने का मतलब क्या होता है? वही बात, इसको रिवर्स कर दो, इम्बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ है? बायर इज ग्रेटर देन सेलर, बायर्स इज ग्रेटर देन सेलर। मान के चलिए यहां किसी ने 2 लाख ऑर्डर्स प्लेस किए, उसमें से यदि 1 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, और 1 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और 1 लाख पेंडिंग रह गए, तो क्या ऐसा हो सकता है ये 2 लाख जो बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर आया था उसकी वजह से प्राइस ऊपर चली गई? बट स्टिल वो 1 लाख ऑर्डर तो अभी भी पेंडिंग के पेंडिंग ही है। आपने यदि 330 तक वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करे, आपने यदि 330 तक वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करे, तो वो स्टिल पेंडिंग ही रहेंगे ना। मान के चलो, मैं डेली के हिसाब से कह रहा हूं, आपने यदि वो 330 तक ऑर्डर कैंसिल नहीं करे, तो वो कंप्लीटली पेंडिंग रहे। और उसी 330 के दौरान आपने प्राइस नीचे आती है और यहां आपकी उस बाइंग रेंज तक पहुंच जाती है, क्या ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे? 330 से पहले की बात कर रहा हूं।
मान के चलो आपने 12 बजे ऑर्डर लगाया, प्राइस इस तरह से ऊपर चली गई, आपके कुछ शेयर पेंडिंग रह गए, कुछ शेयर एग्जीक्यूट हो गए, प्राइस जब ऊपर से नीचे यहां पर आई, 2:30 पर आई, 2 o'clock आई, तो क्या ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे सेम रेंज में आने के बाद? बताइए, क्यों नहीं होंगे सौरभ? यदि वहां पर आपके पास सेलर मिल रहा है तो आपको बाय क्यों नहीं करने देगा सिस्टम? वो एग्जीक्यूट होंगे। और सोचिए, जब पहले इस प्रेशर के बाद प्राइस ऊपर चली गई, तो क्या इन पेंडिंग ऑर्डर जो बचे हुए थे, 1 लाख ऑर्डर बचे हुए थे, उसके बाद से फिर से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं? बिल्कुल है। पेंडिंग ऑर्डर यदि एग्जीक्यूट हुए, पार्शियली ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया, फिर से प्राइस के वापस ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये तो बता दिया मैंने एक दिन का। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेक्स्ट डे के लिए, कैरी फॉरवर्ड के लिए भी ऑर्डर को छोड़ दिया? लिमिट लगाते हैं ना आजकल हमारे पास, गुड टिल डेट जीटीडी करके होता है। यस, है बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इस बारे में। जीटीटी ऑर्डर, जो लोग नहीं जानते वो ऑब्वियसली नो बोलेंगे, बट जो लोग जानते हैं उन्होंने तो किया है कि अब सिर्फ हम, ऐसा नहीं है कि 3:30 तक ही ऑर्डर हमारा पेंडिंग रहे। आप लोग 1 मंथ, 1 ईयर तक भी अपना ऑर्डर वहां पर सिस्टम में डाले रख सकते हो, ऐसा है। और ये तो हम रिटेलर्स के लिए है। सोचिए इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या होगा? इंस्टीट्यूशंस के पास तो मशीनरी है, पैसा है। हम लोग, आप लोगों ने कभी भी 3:30 से पहले यदि सिस्टम कैंसिल किया तो क्यों किया? क्योंकि आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। आप यदि अपने ऑर्डर को पेंडिंग छोड़ते हैं ना, तो आपका फंड ब्लॉक रहता है। हम लोग कैंसिल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है, इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया। इंस्टीट्यूशंस के पास कभी फंड्स की शॉर्टेज होती है क्या? कोई फंड्स की शॉर्टेज नहीं है उनके पास। और एक्चुअली हम जिन इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं वो उतना ही टेक्निकल होकर काम कर रहे हैं। टेक्निकल का मतलब सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई कोई इंडिकेटर नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो लोग अपने ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं करते। 1 ईयर, 2 ईयर, मैं बताऊंगा एग्जांपल। जो बात मैं अभी यहाँ कह रहा हूँ ना, वो मैं चार्ट में प्रूफ करके बताऊंगा आपको। तब तो और अच्छी तरह से समझ सकते हो ना बात को। तब और अच्छी तरह से समझ में आएगी, आएगी बात। अब यहाँ पर ये जो बायर सेलर की, वापस आ रहे हैं हम, यहाँ पर जो बायर सेलर की फाइट चली, उस बायर सेलर की फाइट का रिजल्ट यदि बाइंग निकला, और यहाँ पर हमारे पास उस फाइट के अंदर यदि पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, उस फाइट के अंदर यदि पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर प्राइस वापस आने के बाद ऊपर चली जाएगी? यहां से बिल्कुल जाएगी। और ठीक रूल है सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए कैसे? कि मानकर चलिए यहां पर ये एक जो है बेस कैंडल बनी, बायर सेलर की फाइट हुई, और उस बायर सेलर की फाइट का रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से हुआ कि रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी यहां पर। तो ये जो बायर सेलर की फाइट का रिजल्ट आया, क्या मैं कह सकता हूं बायर सेलर की फाइट का जो रिजल्ट है वो एक नेगेटिव आया? मतलब सेलर्स जीते, बायर्स हारे। तो यहां पर जो प्राइस का इंबैलेंस हुआ, उस प्राइस, यहां पर जो बायर और सेलर का इंबैलेंस हुआ, उस बाइंग और सेलिंग के इंबैलेंस में सेलर के जीतने जीते हैं, सेलिंग के ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर्स भी किसके रहे होंगे? सेलिंग के। इस वाली रेंज में पेंडिंग ऑर्डर भी सेलिंग के हैं। तो जब भी प्राइस इस वाली रेंज में वापस आएगी, जब भी प्राइस इस वाली रेंज में वापस आएगी यहां पे, तो क्या वो वापस से एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फिर से प्राइस नीचे जा सकती है? क्योंकि यहां पर ये जो बचे हुए, ये तो नए आए थे, उसके बाद ये और पुराने ऑर्डर थे, है तो वो सेलिंग के ऑर्डर ही ना। वहां पर प्राइस जाएगी, 100% वहां से प्राइस को वापस नीचे आना है।
अब वो बात अलग है, देखिए इसमें भी एक चीज बनती है क्या, कि मानकर चलिए अभी जिस हिसाब से मैं नंबर्स के बारे में आपको यहां बता रहा था, ये सारे नंबर्स मेरे अजम्पशन ही तो था। ठीक ऐसे ही एक और चीज मैं अज्यूम करके यहां पर करता हूं, जैसे हम मैथ्स में मानते थे बचपन में जब पढ़ते थे। आप ये समझें कि यहां 10 lakhs टोटल कंप्लीट सेलिंग के ऑर्डर आए, ठीक है, जिसमें से 5 लाख जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए, या मैं कहता हूं कि 6 लाख जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए, और 4 लाख जो हैं वो पेंडिंग रह गए। 4 लाख जो हैं वो पेंडिंग हो गए। 6 लाख तो एग्जीक्यूट में बता रहा हूं और 4 लाख बता रहा हूं पेंडिंग। आप तो मुझे ये बताएं कि वापस प्राइस जब ऊपर जाने लगेगी तो जो बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर हैं वो प्राइस को नीचे भेजने की कोशिश करेंगे ना? 100% करेंगे। बट यहीं से यदि बाइंग कुछ इस तरह से आ रही है, बाइंग यदि कुछ इस तरह से आ रही है कि ये बाइंग ही कम से कम 10 लाख बाइंग, या ये बाइंग आ रही है 20 लाख बाइंग के साथ आ रही है, 20 लाख बाइंग के ऑर्डर है, क्या ये 4 लाख सेलिंग के ऑर्डर इससे कंप्लीट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ये एग्जीक्यूट भी होंगे और ये एरिया ब्रेक भी हो जाएगा। ये भी होगा, ऐसी बात नहीं सारे पेंडिंग ऑर्डर अपना काम कर जाएंगे। अब फिर उसमें किसी के मन में बात आ रही होगी, सर 5 साल बाद तो इंस्टीट्यूशंस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर ही देते हैं। मैं कह दूंगा कि हाँ कर देते होंगे। कोई कहेगा सर 10 साल तक क्यों इंस्टीट्यूशंस अपने फंड्स को ब्लॉक करेंगे? मैं कह दूंगा हाँ ठीक है कर देते हैं। अब उनके पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसका भी हमें आइडिया लगेगा। वो ऐसे ही लगेगा कि यार ये जोन, ये एरिया, ये पेंडिंग ऑर्डर चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ये एरिया कितना स्ट्रांग है या नॉर्मल है, वो तो हमें तभी पता लगेगा। ये हमें तब पता लग जाएगा, पर 100% पता लग जाएगा। अब ठीक ऐसे ही मैं यहां पर कहूं कि यहां पर टोटल 5 लाख यदि बाइंग आई, 5 लाख शेयर्स किसी ने बाय किए किसी भी स्टॉक के, जिसमें से 2 लाख जो हैं वो पेंडिंग रह गए और 3 लाख जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। 2 लाख जो है वो पेंडिंग रह गए और 3 लाख जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। अब ऊपर से यदि सेलिंग कुछ ज्यादा आ गई, ऊपर से सेलिंग आ गई 10 लाख की, तो क्या ये वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा? ये 2 लाख पेंडिंग ऑर्डर अपना काम नहीं कर पाएंगे ना, प्राइस को ऊपर ले जाने का नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। फिर वही बात आ गई कि सिर्फ डेफिनेशन नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, वो सब कुछ हमें जानना है, सीखना है। अब किसी के मन में एक और नई बात आई, किसी के मन में एक और नई बात आई कि सर आपने पहली बार जब क्लास टॉपिक स्टार्ट हुआ तब ये बात बोली, एवरी बायर नीड अ सेलर एंड एवरी सेलर नीड अ बायर। फिर यहां पर आपने ऐसे कैसे कर दिया कि 10 लाख ऑर्डर थे बाइंग के, कि 10 लाख ऑर्डर थे बाइंग के, जिसमें से 5 लाख तो 6 लाख तो एग्जीक्यूट हो गए और 4 लाख बच गए, ठीक है। 10 लाख जो है वो टोटल बायर्स के बाइंग के ऑर्डर थे, 6 लाख वहां पर चले गए, 4 लाख यहाँ रह गए, तो फिर वो बात कैसे जस्टिफाई हुई कि एवरी बायर नीड ए सेलर एवरी सेलर नीड ए बायर? एक्चुअली वो बात तो है ही रियल, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं, उस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तभी तो ऐसा हुआ कि इन 10 लाख में से सिर्फ 6 लाख ही एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि उनके पास उतने ही सेलर थे, बाकी तो पेंडिंग रह गए ना। और प्राइस जब ऊपर गई है, एक्चुअली वो उसी बाइंग प्रेशर की वजह से ऊपर गई है। एक्चुअली प्राइस उसी बाइंग प्रेशर, जो इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ आ गए ना, उसी वजह से ऊपर गई है। आप जब कोविड में वैक्सीन, आप जब कोविड में सैनिटाइजर और मास्क लेने जा रहे थे, कि आपको अपने जितने चाहिए थे उतने मास्क मिल पा रहे थे? आपका ऑर्डर भी तो एक तरह से पेंडिंग था कि यार 10 लेने गए, 5 ही दिए, 3 ही दिए, कि भाई अभी इतने ही हैं और सबको भी देने हैं। ऑर्डर तो एक तरह से 10 का प्लेस हुआ, और आप फोन करके क्या कह रहे थे, भाई अब की बार आ जाए ना, मुझे फोन करके बता देना, मैं तुरंत लेने आ जाऊंगा, चाहे जिस भी रेट में मिले उसमें आ जाऊंगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर है, वहां पर भी पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, ठीक यहाँ पर भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। यदि एग्जीक्यूट ही हो जाए तो फिर तो प्राइस साइडवेज हो जाए,
कुछ ना कुछ पेंडिंग है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो गया, तभी प्राइस की रेंज जो है सेम बनी रही। अब यदि ये 50% बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ऑब्वियसली जो पुराने लोग हैं उनको तो सब समझ में आ गया हो, नए लोगों के लिए 50-60% भी समझ में आ गई होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बताएं परसेंटेज में कितना परसेंट समझ में आया? 100, 90, 100, 100, 100, 90, मोर देन 50, 90, ब्रिजेश करें 30, सुनंदा 50, सुनंदा 100, गिरीश 90। ठीक है, अच्छा समझ आया। अब एग्जाम्पल बताऊं कुछ? एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम एग्जाम्पल देते हैं हमेशा, उसके साथ नया लेटेस्ट एग्जांपल भी देंगे। ये एक्चुअली उस तरह से भी हो जाता है कि सर कितने पुराने ऑर्डर्स, और इसके साथ साथ एक मैं साइकोलॉजिकल थ्योरी भी बताऊंगा। ये एसबीआई का चार्ट है और ये मंथली का टाइम फ्रेम है। एसबीआई चार्ट है और मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, आप मुझे बताएं जो लास्ट कैंडल आपको दिख रही है वो बेस है और एक्साइटिंग है? वो बिल्कुल बेस है। इसको यदि मैं मार्क करता हूं पूरी रेंज को कुछ इस तरह से, तो ठीक मार्क किया मैंने इस लास्ट वाले कैंडल को, ऊपर से नीचे पूरी तरह से इसको मार्क कर लिया है। अब ये बेस कैंडल बन गई, क्या ये आपको बता रही है कि पूरे महीने भर बायर सेलर की फाइट चली है? बायर सेलर की फाइट चल रही है। और ये कैंडल किस टाइम की है? फेब 2014 की। क्या कोई इस कैंडल को देखकर बता सकता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होने वाली है? या बायर ज्यादा आएंगे, सेलर ज्यादा आएंगे, बायर जीतेंगे या सेलर जीतेंगे? कोई आइडिया नहीं लगा सकता। कोई कहे कि हैमर है और ये है, वो सब अलग बात, कोई आइडिया नहीं लगा सकता। वो सब कुछ रिजल्ट के हो सकता है एक और बेस बन जाए, 3 बेस बन जाए, हो सकता है प्राइस नीचे चली जाए, हो सकता है प्राइस ऊपर चले जाए, वो कुछ आइडिया नहीं लगेगा। अब कुछ ऐसा हुआ कि ये एक ग्रीन कैंडल बन गई। यहां पर कुछ ऐसा बना, क्या मैं कह सकता हूं कि ये बायर सेलर की फाइट में बायर्स जीते हैं और बहुत शानदार तरीके से जीते हैं? यस और नो? बायर्स जीते और बहुत शानदार तरीके से जीते। और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एक इतनी बढ़िया शानदार बाइंग की रेंज थी जिसके बाद प्राइस रुकी नहीं, ऊपर ही जाती रही? यस और नो? तो क्या ये सारी स्ट्रेंथ मुझे एक बात बता रही है कि यार यहाँ पर जो एरिया है ना, इस एरिया में बहुत सारे पेंड, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर, हर जगह मैं मानकर चलता हूँ यहाँ 1 CR पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पर कहीं 10 लाख हैं, कहीं पर 5 लाख है, कहीं पर 2 लाख है, कहीं पर 50 लाख, 15 लाख है, कहीं पर 20 लाख है। हर जगह पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑर्डर्स हैं। जैसे ही ये बायर सेलर की फाइट का रिजल्ट आया, एक रेंज बनी अच्छी, हमें पता चला यार ये बेस एरिया में, ये फाइट में एक्चुअली, इस फाइट में एक्चुअली जो है वो बाइंग है। अब मुझे बताइए कि प्राइस जब इस रेंज में वापस कभी भी आए, प्राइस इस रेंज में वापस कभी, ये एरिया कब का बना हुआ है, मैं किस टाइम की बाइंग की बात कर रहा हूं, ऊपर डेट देखे। टी प्रेस करके मैंने बताया फेब 2014, प्राइस इस तरह से और ऊपर जाती गई है। होने को इसने एक यहां पर भी रेंज बनाई, क्या ये भी एक बायर सेलर की फाइट के बाद अच्छा रिजल्ट है? यस। अब क्या हुआ, प्राइस अच्छी खासी ऊपर गई, बहुत अच्छी ऊपर चली गई। इसकी वजह से अभी तक हमने कुछ एक्टिविटी नहीं की, कोई बाइंग सेलिंग नहीं की। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर हमसे मिस हो गई बाइंग, नहीं नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ, बन गया ना जोन। आपको क्या पता है कि यार यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है, यही तो पता है। आपको क्या करना है, इन पेंडिंग ऑर्डर पर आने तक का वेट करना है प्राइस का, फिर वो कभी भी आए। ऐसा नहीं है कि हर बार 2 साल तक वेट करना पड़े। देखिए क्या हो रहा है, क्या अब बहुत टाइम बाद प्राइस जो है वो नीचे आई है? यहां पर बहुत टाइम बाद प्राइस नीचे आई, कब आई है इस एरिया में प्राइस? बताएंगे अभिषेक उस बारे में भी। कब आई है प्राइस इसमें? आफ्टर 2 ईयर, फेब 2016।
फेब 2016 में प्राइस आई है, यही हुआ है ना, 2 साल बाद, फेब 2016 में। ठीक है, अब एक और सिनेरियो सुनिए, ये तो हो गया टेक्निकल वाली बात। जब एक आपके पास हेडलाइन आए कि 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर एसबीआई का शेयर 300 से 150 हो गया, 50% से ज्यादा करेक्शन हो गया, स्टॉक जो है 50% से डाउन आ गया, एक रियल नंबर आपको बताया जाए, क्या आपका यहां पर इस रेंज में बाय करने का मन हो जाएगा? सिर्फ आपके पास नेगेटिव ही खबर, और वो रियल डेटा है, वो बस रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा ऐसा है रियल डेटा। कोई आपको खरीदने देगा ही नहीं, बाइंग करने ही नहीं देगा, यहां पर इस रेंज में कोई बाइंग नहीं करने देगा, और एक्चुअली आप खुद से भी बाय नहीं करोगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स के लिए सिर्फ एक ही थ्योरी चलती है कि एक्सपेंसिव को बाय करते हैं और चीप को सेल करते हैं। होना बिल्कुल अलग चाहिए कि चीप को बाय करना और एक्सपेंसिव को सेल करना। आपकी जनरल लाइफ में क्या प्रायोरिटी होती है, चीप को बाय करें और एक्सपेंसिव को सेल करें, यस और नो? चीप को बाय करना, एक्सपेंसिव को सेल करना। आप कभी भी घर के लिए कुछ लेने जाते हैं तो डी मार्ट जाते हैं, रिलायंस मार्ट जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं ना, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, कोई चीप मिले। आपको कोई गैजेट परचेज करना है, आप फ्लिपकार्ट अमेज़न की किसी डील का वेट करते हैं, बिग बिलियन डे एंड ऑल, ये सब जो भी डील आती हैं फेस्टिवल सीजन पे, क्योंकि वो सब कुछ हमें चीप चाहिए। स्टॉक मार्केट में शेयर्स में आप क्या करोगे कि हमेशा हमेशा शेयर्स में क्या करोगे, आप एक्सपेंसिव को बाय करोगे। शेयर सबको महंगे चाहिए, और महंगे शेयर में प्रॉफिट भी चाहिए, महंगे शेयर में प्रॉफिट भी चाहिए। महंगे शेयर में कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? एक्चुअली आपको कोई खरीदने भी नहीं देता। और एक और बात बताऊं, इसमें पता है अपना नॉलेज भी है, नॉलेज की कमी कैसे कि यार शायद हमें किसी शर्ट का दाम, शायद हमें किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का दाम, मोबाइल का दाम, शायद हमें डीमार्ट में मिलने वाली सारी चीजें जो कुछ भी हैं, उन सबके दाम पता है कि यार ये इतना अब एक्सपेंसिव है और अब चीप है। आइडिया होता है ना हमें, अब एक्सपेंसिव है और अब चीप है। यहाँ हमें वो आइडिया नहीं लग पाता, मार्केट में वो आइडिया ही नहीं लग पाता। उसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं बाहर से पता लगता है कि यार ये एक्सपेंसिव और ये चीप है। अब आइडिया लगने लगेगा तो आपको फॉलो करना है। ठीक है, वापस आते हैं इस टॉपिक पर कि यहां पर देखें, प्राइस जब इस रेंज में आई है, कोई इसको बाय नहीं करेगा, बट जो इस थ्योरी को जानता है, डिमांड सप्लाई थ्योरी को जानता है, क्या उसके लिए एक बात हो गई कि यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, प्राइस उन पेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुकी है, सेलिंग अच्छी थी, रेड कैंडल मुझे बता रही है कि सेलिंग अच्छी है, इस वजह से प्राइस थोड़ा डीप में आई, और उसके बाद, और देखिए तब अलग अलग खबर और चलती है कि ये स्टॉक 2 डिजिट में हो जाएगा, मतलब बिलो 100 आ जाएगा, और उसके बाद ही देखें स्टॉक ने क्या किया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक, जितनी टाइम में नीचे आया ठीक उतने ही टाइम में डबल हो गया। अब जब आप एक्सपेंसिव यहां पर, जब ये स्टॉक ऐसे ऑल टाइम हाई पहुंच गया ना, अब खबर चलेंगी अच्छी अच्छी। एसबीआई के शेयर ने दिया डबल रिटर्न, 2 साल में स्टॉक हुआ 300, 150 से 300, और फिर तरह तरह की कैलकुलेशन, किसी ने इतने पैसे लगाए होते तो इतने बन गए होते, ऐसा ही तो चलता है। और वो पता है चलता क्यों है, ऐसे हाइलाइट्स क्यों आते हैं, ऐसी न्यूज क्यों आती हैं? फिर से मैं उसी बात पर आ रहा हूं, एवरी बायर नीड अ सेलर एंड एवरी सेलर नीड अ बायर। आप एक बात बताएं, इंस्टीट्यूशंस जो बड़े प्लेयर्स हैं, एक नहीं होता इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बड़े प्लेयर हैं, उनको यदि कोई भी चीज बाय करनी है तो उनको सेलर्स चाहिए या नहीं चाहिए? वो बाय तभी तो कर पाएंगे ना जब मार्केट में सेलर्स अवेलेबल होंगे, चाहिए। और वो सेलर्स कहां से बनेंगे? हमारे हम लोग, हम रिटेलर्स सेलर होंगे, हमसे वो चाहेंगे कि हम बेचें, हम सेल करें जिससे कि वो खरीद पाए,
और हम बेचेंगे कब? पैनिक होकर बेचेंगे। और ठीक ऐसे ही जब उन्हें सेल करना है, जब उन्हें सेल करना है तो वो क्या करेंगे? बायर्स लाएंगे। बायर्स कैसे लाएंगे? ऐसे ही हाईलाइट दिखाकर कि अब ये होने वाला है, इतना रिटर्न आना है, ये डबल हो गया शेयर, मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी। आप अभी देख लो, अभी हम एक कोई रील डालने वाले थे, वो भी डालेंगे एक दो दिन में। एक एक कोई एक छोटा सा आइडिया था, आइडिया नहीं, वो रियलिटी थी कि अब से कुछ टाइम पहले तक, मतलब मैं कहूं तो अभी समझ लो 1 महीने पहले ही कैसे कैसे न्यूज़पेपर में सभी जगह आर्टिकल आ रहे थे कि मार्केट 27 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 27 ईयर्स के रिकॉर्ड में क्या हुआ है कि 5 मंथ तक कभी भी इतना लगातार डाउनफॉल नहीं आया। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स लोगों के कम हो रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स के शेयर इतना इतना परसेंट डाउन है। ये सबने पढ़े होंगे ये आर्टिकल। ये शेयर इतना पैसा डुबा चुका है, इतने बड़े बड़े लोगों के पोर्टफोलियो इतना इतना परसेंट डाउन है। आ रहे थे ना आर्टिकल। कुछ टाइम बाद ही कुछ टाइम बाद ही और अभी 10 दिन पहले से ही, 15 दिन पहले से ही वापस से कैसे आर्टिकल आने लग गए? निफ्टी ने बनाई लगातार 5वें दिन तेजी, म्यूचुअल फंड निवेशक बढ़े, वो सब कुछ आर्टिकल बिल्कुल चेंज हो गए। और ये क्यों चेंज हुए? यदि मैं अपनी थ्योरी के हिसाब से बताऊं, आप ये गेम यदि समझ गए हो, तो एक ये निफ्टी की कैंडल मैंने आपके सामने बना दी है। निफ्टी की कैंडल बना दी। क्या इस निफ्टी की इस वाली ग्रीन कैंडल में बाइंग के ऑर्डर्स हो सकते हैं? ये जो बेस मैंने एक्चुअली मार्क करी है, इस वाली बेस की मैं बात कर रहा हूं। ये निफ्टी की क्वार्टरली कैंडल है। निफ्टी की ये क्वार्टरली कैंडल है। क्या यहां पर बायर सेलर की फाइट हुई है और उसका रिजल्ट ये कुछ ऐसा आया है कि लगातार प्राइस ऊपर गई? तो यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं। और वो पेंडिंग ऑर्डर, जब प्राइस इस पेंडिंग ऑर्डर्स वाली रेंज में आती है और यहां से इतनी शानदार इसने रिकवरी दी, यहां के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, यहां से प्राइस ऊपर गई, रिकवरी आई ना। यदि इसी को आप डेली पर ब्रेक डाउन करके देखोगे तो देखो यहां पर आने के बाद यहां से यहां तक कितनी बड़ी रेंज बन गई। 22,000 से वापस से ऑलमोस्ट 24,000 का मूव आ गया कुछ ही दिनों में। पूरा मार्च मंथ जो है इस तरह की कैंडल बनाया। और ये सब आर्टिकल फिर से जो आर्टिकल थे वो सब उसी टाइम के थे, उसी टाइम के। तो क्या ये इतना बड़ा मैनिपुलेशन है हमारे लिए, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट न्यूज समझते हैं, एक्चुअली वो एडवर्टाइजमेंट है। एवरी न्यूज इज एडवर्टाइजमेंट। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है बेंजामिन ग्राहम की, एवरी न्यूज इज एडवर्टाइजमेंट। देख लो आप। और अब से पहले जो यहां पर कहूं कि ये वाला जो मार्केट था, सबसे ज्यादा ट्रेडर्स भी इस मार्केट में आए। सबसे ज्यादा ट्रेडर आपके पास पुराने से पुराना न्यूज़पेपर रखा हो, जो मैंने सर्कल मार्क किया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर का न्यूज़पेपर कोई भी 2024 का देख लेना। उसमें किसी ना किसी न्यूज़पेपर में तो ये हेडलाइन आपको मिल जाएगी कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स इतने हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की नंबर्स इतने हो रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स इतने ओपन हो रहे हैं। हर पांच मुंबई में डीमैट अकाउंट, हर पांचवा इंसान मुंबई में डीमैट अकाउंट होल्डर है। हमेशा हमेशा इस दौरान लोग आए, ट्रैप हुए, नीचे आके मार्केट फ्री। अब नीचे आए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से लोग ट्रैप हो गए, बिल्कुल फ्री। ये क्या है, क्यों है ये? अब कोई इसी के मन में, सर निफ्टी बैंक निफ्टी में तो यार एक्सपायरी होती है, इसमें कैसे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे? भूल जाओ कि ये निफ्टी का चार्ट है। आगे चल के मैं ये भी बता दूंगा, निफ्टी में पेंडिंग ऑर्डर मैं कहता हूं नहीं है। निफ्टी एक्चुअली ये इंडेक्स निफ्टी 50 के शेयर्स की वजह से बना है। जब हम सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा। आप इसको छोड़ो, निफ्टी फार्मा को ट्रेड कर सकते हैं क्या? निफ्टी फार्मा को ट्रेड कर सकते हैं क्या? यस और नो? नहीं ना। फिर ये यहां पर बेस कैंडल कैसे है?
क्वार्टरली की कैंडल है एग्जैक्टली सेम। क्या क्वार्टरली के इस बेस कैंडल में मैं कह सकता हूं कि यार यहां पर बायर और सेलर की फाइट हुई है और उसमें बायर्स जीते हैं ये रेंज। और क्या प्राइस, अब ये ट्रेड नहीं कर सकते फिर भी यहां पर ये कैंडल्स बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि निफ्टी फार्मा के अंदर आने वाले शेयर्स की जो एवरेजिंग प्राइस होती है वो होती है निफ्टी फार्मा की प्राइस, और उसी से बनती है। आगे इसको सिंक करना तो हम सीखेंगे। एक्सचेंज अलाउ नहीं करता विजय विराज। अब देखो निफ्टी फार्मा यहां आता है और यहां से रिकवरी, एक्सचेंज अलाउ नहीं करता। डेली पर देख लो कितनी शानदार, ये डेली की इस रेंज में आते यहां से कितनी शानदार रिकवरी आई है। अब ये तो, और ये जो कैंडल है वो कितनी पुरानी, 1 साल पुरानी है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत पुराना एग्जांपल, अशोक लेलैंड का। ये क्वार्टरली चार्ट है, ठीक है। अशोक लेलैंड का ये क्वार्टरली चार्ट है। क्या ये वाली बेस कैंडल जो मैंने मार्क करी है किस टाइम की कैंडल है ये बताएं? सितंबर 2014 की कैंडल है, सितंबर 2014 की। ये बेस कैंडल है। इसके बाद प्राइस ऊपर गई तो मुझे क्लियर हो गया कि इस बेस कैंडल में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, इस बेस कैंडल में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, यस डेफिनेटली। जब कभी भी प्राइस इस रेंज में आएगी क्या उससे ऊपर जाना चाहिए? बायर सेलर वो वहां पे उनके अंदर आने वाले शेयर्स की वजह से, निफ्टी फार्मा के अंदर आने वाले शेयर्स की वजह से विराज, ठीक है। क्या प्राइस इस रेंज तक कभी भी पहुंच पाई है अभी तक? मैं आगे कर रहा हूं इसको, नहीं ना। कब आई है प्राइस यहां? 2014 में बने हुए एरिया में प्राइस कब आई है? 2020 में, आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर प्राइस आई। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद देखिए प्राइस पे कितना शानदार अप मूव आया है, कितना शानदार अप मूव आया है। और ये, अब कोई कहेगा सर आप तो यार 2 साल, हम यहाँ ट्रेडर बनने आए थे, आपने तो 2 साल 10 साल के एग्जाम्पल दिए, 5 साल के एग्जाम्पल दिए। कुछ ऐसा बताइए ना जो डेली होता हो, कुछ ऐसा बताइए जो डेली होता हो। ये डेली के चार्ट पर देख लीजिए। ये एक छोटा सा एरिया मैं यहाँ मार्क कर रहा हूं, यहाँ पर एक सेकंड। ये कब बना है ये एरिया? नवंबर 2014 24, नवंबर 2024। क्या इस बायर सेलर की फाइट के बाद का ये रिजल्ट हमें क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स होंगे इस बेस एरिया में जो मैंने मार्क की है? और प्राइस यहाँ पर आई है कब? क्या हम कह सकते हैं कि ये प्राइस आई मार्च 2025 में? और फिर इसमें आने के बाद प्राइस ऊपर, अब थोड़ा बहुत नीचे आई, उसके पीछे का लॉजिक हम आगे जानेंगे, बट ये अभी भी अभी आ गई, 3-4 महीने में आ गई। आई या नहीं आई प्राइस 3-4 महीने? यस। ऐसा नहीं है कि आपको इतने टाइम बाद, ये सब कुछ उस टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है जिस टाइम फ्रेम को एक्चुअली हम ट्रेड कर रहे होते हैं। सब कुछ जो है उस टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा जिस टाइम फ्रेम को हम ट्रेड कर रहे होते हैं। अब यहां पर देखें, ये बजाज ऑटो का चार्ट है। क्या इस बजाज ऑटो के चार्ट को मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये बेस एरिया, इस ये बेस कैंडल के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी हुई है, इस बेस कैंडल के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी हुई है, यस और नो? मतलब यहां पर बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है। कब बनी ये कैंडल? 19 मार्च को, 19 मार्च को। और उसके बाद प्राइस नीचे आती है और यहां से बहुत शानदार तरीके से रिकवरी, इसमें सेम डे ही यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है यहाँ से ऊपर। कब आ गई? 1 अप्रैल को, 5-7 दिन के बाद एंट्री मिल गई। अब अब ऐसी बात है कि भाई जितने लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे और भी इसी तरह के एरियाज आपको मिल जाएंगे। मैं लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ले जाना ही नहीं चाहता, लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि पता है, एक बात मुझे बताइए, लोअर टाइम फ्रेम के एरियाज ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे या हायर टाइम फ्रेम के एरियाज? लोअर टाइम फ्रेम का एरिया, ये समझ लो कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है।
ये लोअर टाइम फ्रेम का एरिया है। हायर टाइम फ्रेम का एरिया, कोई 30 साल का इंसान है, कोई 40 साल का इंसान है, कोई 50 साल का इंसान। पावर के हिसाब से देखेंगे कौन ज्यादा पावरफुल होगा, स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे कौन ज्यादा होगा, जो ज्यादा एज का है। ठीक ऐसे ही इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर है। स्मॉलर टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, वो थोड़े कम पावरफुल होते हैं। हायर टाइम फ्रेम होते हैं वो उतने ही स्ट्रांग होते हैं। हमारी ट्रेडर बनने की जो इच्छा है, वो एक लोअर टाइम फ्रेम पर हमें ऑटोमेटिकली पुश करती है, क्योंकि हमें चाहिए डेली पैसा। हमें कहीं ना कहीं माइंड में हमारे है कि जब तक कीबोर्ड से खट 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 की आवाज आती नहीं रहेगी, तब तक हमें कोई ट्रेडर कहेगा ही नहीं। और उस खट खट की आवाज ने ही बैंक से आप में अब जो डीमैट अकाउंट से वो झाड़ू लगने वाली आवाज आ गई, पैसा साफ। उस इंट्राडे ट्रेडर बनने के चक्कर में, वो इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए, सेम डे ट्रेड करने के लिए आपको एक बड़ी जर्नी से निकलना होगा, बड़े टाइम फ्रेम पर भरोसा करना होगा। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपको कहीं कोई रिलेशन बनाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैमिली में, कहीं पर भी, आप वहां के छोटे बच्चे के बिहेवियर को देखकर, छोटे बच्चे की समझ को देखकर अपना रिलेशन बनाओगे, या बड़े इंसान के बिहेवियर को देखकर, बड़े इंसान की समझ को देखकर आप बिहेवियर बनाओगे, वहां सॉरी बिहेवियर नहीं, रिलेशन बनाओगे। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई फैमिली का ही कोई वो रिलेशन ना हो, बताए बड़े को देखकर, सिंपल। सेम ये भी यहाँ पर भी ऐसा ही है भाई। हमने तो देख देख कर लोगों को, एक्चुअली ये हमारे आप लोगों के जो थॉट्स है, इंट्राडे ट्रेडर बनना, लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना, लगातार ट्रेड करना, ये भी कहीं ना कहीं आपके नहीं होकर सोशल मीडिया ने आपको ऐसी इमेज बनाकर दे दी कि ऐसा ये होता है ट्रेडर। ये होता है ट्रेडर, ठीक है। आई बात समझ। लोअर टाइम फ्रेम के एरिया चलते हैं, बट उस पर हमें जाना है थोड़े टाइम बाद। लोअर टाइम फ्रेम के एरियाज भी बताए जाएंगे, बट मैं लोअर टाइम फ्रेम की जितनी कम बात करूंगा ना, आपको उतना ही ज्यादा ठीक लगेगा। क्योंकि आपको पता रहेगा यार, उन्होंने ही इतनी कम बात करी है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इन लोगों को, फिर भी ये लोअर टाइम फ्रेम पर हमको ना पुश करते हैं, ना खुद ज्यादा काम करते हैं। तो कोई तो ऐसी बात होगी। मैं उस सब चीज से आपको थोड़ा सा दूर लेकर जाना चाहूंगा, जो आपको थोड़ा सा भी रिस्क में डाल देगी। फिर चाहे आप भले ही कह देना कहीं बाहर जाकर ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं सिखाते, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखोगे, 100% सीखोगे, बट कल ही नहीं सीख जाओगे। ठीक है, आई बात समझ। ये पेंडिंग ऑर्डर वाली, जो मैं यहां पर आपको इतनी सारी चीजें बता रहा था, क्या वो एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से क्लियर हो गई? जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, उन एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर हो गए? yes. एक बात हमेशा याद रखना, कि जैसे हम हमारी जनरल लाइफ में काम करते हैं, जैसे हम हमारी जनरल लाइफ में काम करते हैं कि चीप को बाय करते हैं और एक्सपेंसिव को सेल करते हैं, एक्सपेंसिव को कभी बाय करना ही नहीं चाहते। गोल्ड को अभी बाय करने में कम लोग इंटरेस्टेड हैं। गोल्ड को बाय करेंगे और नीचे आने पर। गोल्ड को बाय करने में सिर्फ अभी वही लोग इंटरेस्टेड हैं जो ये सोच रहे हैं कि शायद अभी गोल्ड यहां से नीचे नहीं आएगा, अब तो 1 लाख हो जाएगा, जो फोमो जिनमें आ रखा है कि यार गोल्ड 1 लाख हो जाएगा, जल्दी से बाय कर लो जितना मिल रहा है उस पर। 2 साल बाद हमें शायद ये तब अभी खरीद लेते हैं गोल्ड। वही लोग अभी बाय कर रहे हैं जिनमें थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी पेशेंस है, और तो वो कह रहे हैं कि यार और थोड़ा सा चीप हो जाए तब बाय कर दे, और थोड़ा सा सस्ता मिले तब बाय कर। वो सोच यहाँ स्टॉक में भी रखो। चीप कल एक्सपेंसिव हो सकता है, परसों एक्सपेंसिव हो सकता है, एक्सपेंसिव को और एक्सपेंसिव होने में टाइम लग जाएगा, एक्सपेंसिव को और एक्सपेंसिव होने में टाइम लग जाएगा। यस और नो? और देखिए, एक बात और सुन लीजिए, हमने क्या बात करी थोड़ी देर पहले कि भाई ये मार्केट थोड़ा सा इमोशंस का भी है, थोड़ा सा इमोशंस का भी, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। एक छोटी सी बात बता देता हूं,
व्हेन इमोशंस गोज अप इंटेलिजेंस गोज डाउन। जब आपके इमोशंस हाई होंगे ना, इंटेलिजेंस गिर जाएगी आपकी, आप सोच ही नहीं पाएंगे दिमाग से। और व्हेन इंटेलिजेंस गोज अप इमोशंस गोज डाउन। हम करते क्या, हमें मार्केट में करना क्या चाहिए कि इमोशंस को कम और इंटेलिजेंस को हाई रखना चाहिए, बट हम करते उल्टा है। इंटेलिजेंस को कम रखते हैं, इमोशंस को हाई रखते हैं। और हमें हमारे रिलेशंस में, जनरल लाइफ में क्या करना चाहिए, इमोशंस को हाई रखना चाहिए, इंटेलिजेंस को थोड़ा सा कम। वहां हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं और दिल से थोड़ा कम काम करते हैं। आपको ये सब कुछ आपको ये सब कुछ इस तरह से देखना है कि यार, मेरे एकदम से अग्रेसिव होने से, मेरे पैनिक होने से, मेरे अंदर फोमो क्रिएट होने से, मेरे अंदर इम्पेशेंट होने से, मेरे अंदर इंडिसिप्लिन होने से मुझे क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान हो रहा है। और जिस टाइम पर भी कल की कहानी के हिसाब से, कल मैंने बताया ना, जो लोग बुलिश हैं वो पहले नंबर, जो लोग बियरिश हैं वो दूसरी कैटेगरी, तीसरे लोग जो ना बुलिश बियरिश बस इंतजार कर रहे हैं कि हमें होना क्या है, बुलिश होना है बियरिश होना है। वही है एक्चुअली इंटेलिजेंसी। जो बिना कुछ सुनते ही बुलिश हो गए, सुनते ही बियरिश हो गए, वो इमोशनल है। और इंस्टीट्यूशंस हमेशा उन इमोशंस का ही फायदा उठाते हैं। अभिषेक कह रहे हैं कि टाइम पर बातें याद नहीं आती। क्या एज होगी अभिषेक यदि आप माइंड नहीं कर रहे हैं तो? क्योंकि ये बात ऐसी है, ये टाइम पर बात ना याद ना रहे, शायद सब लोगों के साथ है। 30 साल स्कूल में भी टाइम बताया होगा, कॉलेज में भी टाइम बताया होगा, अपने जहां पर काम करते हैं वहां पर भी आपने टाइम बताया होगा। स्कूल में टाइम पर पहुंचना है, ये कौन याद दिलाता था? घर वाले, टीचर की मार, कम अटेंडेंस। कॉलेज में टाइम पर पहुंचना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, ये कौन कौन याद दिलाता था? नंबर कम जाएंगे, फेल हो जाएंगे, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अपने कंपनी में टारगेट पूरा करना है, ये कौन बात याद दिलाया करता था? सैलरी पूरी नहीं आएगी, बॉस की डांट लगेगी, अप्रेजल नहीं मिलेगा। ये सारे इमोशंस जो हैं, यही तो, इंसानों की बात नहीं कर रहा, ये सारे इमोशंस ही तो हमें क्या करना चाहिए वो याद दिलाते थे ना। एक्चुअली हमारे इमोशंस के साथ ही इमोशंस की लड़ाई है। फीलिंग्स ही फीलिंग्स को लड़ा रही थी। अब जब यहां कहते हैं कि यार, यहां पर टाइम पर बातें याद नहीं आती, उसका नुकसान क्या होता है? उसका लॉस क्या हुआ कि यदि आपको टाइम पर बात याद नहीं आई तो? पैसा, आपने जो सुबह 9 से 5 6 बजे तक जॉब करके जो पैसा कमाया, आपने 9 से 6 फील्ड में रहकर आपने बिजनेस करके जो पैसा कमाया, आपका घर का जो खुद का पैसा जो आपके फादर ने दिया, और वो पैसा वो आपने गवा दिया किस वजह से? किस वजह से? इस वजह से कि आपको टाइम पर बातें याद नहीं आई। इसमें फेलियर किसका? मार्केट का, टीचर का, किसी न्यूज वाले का, किसी टेलीग्राम टिप देने वाले का, सेबी का, किसका? खुद का। You are the only architect of your social and economic life. You are the only, आप ही आर्किटेक्ट हैं अपनी खुद की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के, और कोई नहीं है। कोई भी, मैं भी आज हूं, कल हूं, परसों हूं, बहुत दिनों तक हूं। सिखाने फैसला क्या लेना चाहिए उसमें हूं, फैसला कब लेना चाहिए उसमें भी हूं, बट फैसला लेना किसे है? आपको। तो ये जो आपकी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, आप में हिम्मत है जो आपने कह दी कि टाइम पर ये बातें याद नहीं आती, आप में हिम्मत है कि सर टाइम पर ये बातें याद नहीं आती। बाकी के लोग कह भी नहीं पाते शायद इस बात का। वो टाइम क्या, बात क्या और याद क्या, वही तो मैंने बताया अभी, वो मन, वो साइकोलॉजी, वो इतनी सारी बातें। उस टाइम पर बात याद ना आने की कॉस्ट आपको पता है क्या है? आपकी हार्ड अर्न मनी,
आपके मन में बढ़ता गया फ्रस्ट्रेशन, आपका फेल होना, ये उसकी वैल्यू है। और वो वैल्यू को बस छोटी-सी छोटी-छोटी कुछ बातों से मैनेज किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठने के लिए जैसे हमें अलार्म लगाना होता है, कुछ दिनों बाद आदत हो जाती है। ठीक है ऐसे ही। आई बात समझ में? जो मैंने कही? क्लियर हुई बात है? ठीक। और पता है, ये जो बाइंग, सेलिंग जो भी हमने टेक्निकल और बात करते हैं, ये जो मैंने बात करी कि ये कोई बाइंग बन गई, ये कोई सेलिंग हो गई। जैसे आपको एक बात पता चली होगी कि कोई चीज़ को कोई ऐसी चीज़ है जो ब्रेक हुई हो, लाइक मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम बात करें, ये जो एरिया है, ये इस बेस कैंडल में बायर या सेलर में से कौन जीता है? बायर या सेलर? इसमें से कौन जीता है, बायर या सेलर? सेलर ना? क्योंकि फाइट के बाद प्राइस डाउन आई है, तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स किसके थे? इस रेंज में पेंडिंग ऑर्डर किसके थे? सेलिंग के। क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस जब इस सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स में पहुंचती है, तो उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया? तो ये फिर वही बात हो गई ना, जो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा था, 10 लाख बाइंग थी, 6 लाख बाइंग थी, 20 लाख सेलिंग आ गई तो ब्रेक हो गया। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसी भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। अब एक और छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं। कल जैसे आज जो आपने डिमांड सप्लाई के बारे में थोड़ा सा, पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा सीखा, यही चीज अपन और एडवांस होना है अभी अपन को। अब यहाँ पर क्या एक ये फॉर्मूला भी मैं दे सकता हूं कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि यहाँ पर सेलर्स थे, उसमें तो कोई डाउट है क्या? वो रिकॉग्नाइज करना ही तो बताया जाए, उसी के तो पैसे हैं, ये 7 करोड़ का सवाल है अमन, कि उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कब ब्रेक होगा, कब चलेगा, बताएंगे। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ सेलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर ये एरिया ब्रेक हो गया, बाइंग आई, इसमें भी तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वी कांट स्टॉप एनीवन फ्रॉम बाइंग और सेलिंग? हम किसी को बाइंग और सेलिंग से नहीं रोक सकते। मेरा मन है कि कल मैं सुबह उठकर बैंक ऑफ बड़ौदा के इतने हजार शेयर बाय करूंगा तो करूंगा। मेरा मन है कल मुझे सेल करने हैं तो करने हैं। अब कोई कहे सर सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर कैसे रह जाते हैं, क्योंकि सेल तो हम इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। आपके पास यदि एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, उसको बनाए रखो, उसको पेंडिंग में रहने दो। इवन आप नया फ्रेश ऑर्डर भी सेलिंग का लगा रहे हैं, ठीक है रहने दो। इंट्राडे के लिए लगा रहे हैं, कल वापस से सेल करो वो, और एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको सेल करके रखो। वो ऑर्डर तो पेंडिंग रह जाएगा, आपके पास फंड्स है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ? हम किसी को रोक भी नहीं सकते किसी को बाइंग या सेलिंग करने से, भाई कौन कितनी बाइंग कर रहा है, कौन कितनी सेलिंग कर रहा है। ओके। अब एक और छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये जो आज एसबीआई का जो एग्जांपल दिया, क्या इससे थोड़ा ये आइडिया लगा जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया कि कोई न्यूज़ नहीं देखनी? क्यों नहीं देखनी, इस बात का पता लग गया? कोई न्यूज़ नहीं देखनी है, क्यों नहीं देखनी है? ये आइडिया हो गया, क्लियर कट। क्योंकि न्यूज़ में सब कुछ, आप में से एक एक बाज़ार मूवी है सैफ अली खान की, बाज़ार मूवी है सैफ अली खान की, कितने लोगों ने देखी है? देखी है ना? हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखी है। उसमें एक सीन है, एक स्टॉक रहता है अग्नि फार्मा। जब सैफ अली खान की कंपनी को उस स्टॉक को लेना होता है, और जिस रेट में वो लेना चाहते हैं, एक्चुअली उस रेट में कोई सेलर देता नहीं है, तो वो मार्केट में क्या खबर फैलाते हैं कि अग्नि फार्मा जो है कंपनी, उसकी कोई वैक्सीन थी या कोई मेडिसिन बननी थी, उसको अप्रूवल नहीं मिला। इस तरह की न्यूज़ होती है ना? फिर उसके शेयर्स के दाम किस तरह से नीचे आते हैं, फिर जो है कि पैसा कितना खर्च किया वो न्यूज़ फैलाने के लिए, और वो कितनी कम वैल्यू में मिल गया शेयर, उसमें कितना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, रियल लाइफ में भी होता है। बस बात ये है कि हमें वो समझ में आना चाहिए, और एक्चुअली उसको समझने की आपको ज़रूरत भी नहीं है।
उस चीज को, उस न्यूज को ज्यादा एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है कि उसको उल्टी तरह समझें, सीधी तरह समझें, कुछ भी नहीं। उसको समझना नहीं, कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना, मस्त रहना। चार्ट देखो, मस्त रहो। चार्ट सब कुछ आपको बताएगा। एक और बात बता देता हूं, मार्केट अपने आप में बहुत एडवांस है। मार्केट हमेशा न्यूज, इवेंट और इन सबसे बहुत आगे चलता है। हमें लगता है कि मार्केट न्यूज और इवेंट के हिसाब से चलता है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट होता है, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिटेलर्स तो उसी न्यूज की वजह से, उसी इवेंट की वजह से वहां पर पोजीशंस बना रहे हैं ना। शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट होता है, 100% डेफिनेटली होता है। बट वो उतना ही होता है जितना रिटेलर्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। उतना ही होता है जितना रिटेलर्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। ओवरऑल तो मार्केट अपने आप में उतना एडवांस रहता है, उतना आगे रहता है जितना हम सोच भी नहीं सकते, न्यूज से भी बहुत आगे। और वो सब कुछ कहां रिफ्लेक्ट होगा? वो सब कुछ कैंडल्स में, चार्ट में सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। बात है हमें उस चार्ट की लैंग्वेज समझने की, कि हमें वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती। ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया। बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल को देखकर क्या मैं इसे नॉर्मल बाइंग बोल सकता हूं? बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल को देखकर नॉर्मल बाइंग, यस। और सेकंड में, क्या बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल को देखकर मैं इसे स्ट्रॉन्ग बाइंग बोल सकता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है? थर्ड में, क्या मैं इसे सेकंड कैंडल, बेस कैंडल के बाद वाली रेंज को देखकर वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग बोल सकता हूं? वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। ठीक ऐसे ही यदि मैं सेलिंग साइड की बात करूं, एक बात बताइए, नीचे के तीनों डायग्राम को मैं यदि मैं सेलिंग वाली बात करूं तो किस बिहाफ पर मैं इनको सेलिंग वाली रेंज कह रहा हूं? बताइए। क्योंकि बेस कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है, बेस कैंडल के बाद रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी है, दैट्स वाई मैं इसको सेलिंग कह रहा हूं। ये है नॉर्मल सेलिंग, और ये है स्ट्रॉन्ग सेलिंग, और ये है वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ये कैसे आइडिया लगा? क्या कोई नंबर लिखे मैंने आपके सामने? जो बात पहली बार बताने में जितनी समझने में आपको मुश्किल लग रही होगी, वो बात अब उतनी मुश्किल नहीं लग रही है, अब वो बात उतनी आसान लग रही है, क्योंकि हमने इतने सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करी। इस वजह से कोई नंबर नहीं देखे, ना ही कोई नंबर लिखे, ना ही कोई टाइम फ्रेम लिखा, ना ही कोई बहुत बड़ा कंपैरिजन बताया, बट फिर भी समझ आ गया। क्यों आ गया? इसको देखते हुए सब हमारे पास कैंडल की रेंज दिख रही है, कैंडल की स्ट्रेंथ दिख रही है, और कुछ नहीं। उसी से हमें सब कुछ आइडिया हो रहा है, कैंडल की स्ट्रेंथ को देखकर, कैंडल की रेंज को देखकर, कैंडल की रेंज को देखकर, कैंडल की स्ट्रेंथ को देखकर। ठीक है, यहां तक जो कुछ भी मैंने बताया वो आप सब लोगों के समझ में आई बात? ठीक है, वेरी गुड। कितनी परसेंट समझ में आई हैं ये बातें? कितने परसेंट? एवरीथिंग, वेरी गुड। जिसको कुछ भी कमी रह गई ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, टाइम से ही मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी, आज भी टाइम से ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। क्योंकि पता है, कुछ लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये चीज बिल्कुल नहीं। आप जब अपने कॉलेज में पहली बार गए, एडवांस बुक आपने देखी, एडवांस थ्योरी आपने देखी, 10th क्लास के बाद जब आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ा, जब आप 11th क्लास में गए, भले ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, फिर भी पहली दूसरी क्लास में
पहले कुछ महीने में, 15 दिन में आपको सब कुछ समझ आ रहा था क्या? नहीं ना, नहीं आ रहा था। बट धीरे-धीरे करके आने लगा, समझ में आने लगा। ऐसे ही अब यहाँ पर समझ में आने लगेगा धीरे-धीरे करके। वो सब कुछ एग्ज़ाम्पल्स पर आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से किस किस मो जो ये मेंटल क्लैरिटी वाला वीडियो मैंने आपको बताया, मेंटल क्लैरिटी वाला वीडियो मैंने बताया, वो आप मुझे बताएँ कि कैसा लगा? उससे उससे बात जो हमें चाहिए वो क्लियर हो गई ना। और एक्चुअली मैंने वो मेंटल क्लैरिटी वाला वीडियो देखने के लिए बोला ही इस वजह से कि आप अपने अपने उसको मेंटल अपने आप को क्लियर कर लें। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या सोच रखनी है, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर। आपका पर्पज़ यहाँ क्लास लेने का आपका व्हाय जो है वो क्लियर हो, बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि सबका किसी का पर्सपेक्टिव किसी का पर्पस होता है यार कुछ ट्रेड ही मिल जाएंगे, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। किसी का पर्पस होता है यार इतने सारे ट्रेडर हैं, कोई ना कोई मतलब कोई अपन अपना ही प्रोडक्ट बेच देंगे या टिप बेच देंगे, अपन अपना कोर्स सेल कर देंगे, किसी कम्युनिटी कैसे मिले। किसी का पर्पस है यार कोशिश करते हैं एक बार सीखने की, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ। कोई इतना स्ट्रांगली बिलीव करके आए कि मैं तो सीखूँगा, यहीं से सीखूँगा, इनसे सीखूँगा, मैं करना ही करना है मुझे। कोई सीखेगा कि मुझे इनके जैसे बनना है, कोई कहेगा कि मुझे इन ये जो सिखा रहे हैं वो सीखना है, मैं अपने जैसा ही बनूँगा। सबके अपने-अपने अलग-अलग पर्पस है, सबके। उनमें सब में एक कॉमन है, पैसा बनाना, कि हमें पैसा बनाना है, ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, मार्केट से पैसा बनाना है। बट उस जो सब में एक कॉमन सब में जो एक कॉमन इच्छा है कि सबके व्हाय के पीछे एक जो रीज़न है कि पैसा बनाना है, उसके लिए एक छोटी-सी बात मैं बोल रहा हूँ कि एक बात पकड़ लें, एक बात लिख लें, पैसा बनाने के लिए पैसा गँवाना-भुलाना पड़ेगा। मार्केट से पैसा बनाना है, तो प्रॉफ़िट बनाना है, तो मार्केट में लॉस करना थोड़ा भुलाना पड़ेगा। पहले पैसे को बचाना सीखेंगे, फिर पैसे को बनाना सीखेंगे। जितनी बातें होंगी वो पैसे बनाने की भी होंगी, पैसे बचाने की भी होंगी, सब कुछ। बात है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। आप किस बात को अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं, किस बात के आधार पर, किस बात के बेस पर चल पाते हैं। यहाँ बताएँगे सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है? अब आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। एडवांस नहीं, सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड। ईश्वर चौहान मैंने इस वजह से किया है ये चैट ऑन कि कोई सवाल कर सके। ओके सर, एफआई डीआईएस बोथ एक दूसरे के हाँ अपोजिट पोजीशन भी बनाते हैं, कभी कभी सिमिलर भी बनाते हैं। अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। आप हर स्टॉक का एक एक एग्जांपल कैसे याद रख लेते हैं सर, प्लीज सर? इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद आप कभी मेडिकल स्टोर पर प्रिस्क्रिप्शन लेकर गए हो? डॉक्टर ने जो बताया, दवाइयाँ जो बत लिखी, आपको समझ में भी नहीं आती, आपको वो सारे बॉक्सेस ऐसे लगते हैं कि यार ये सब एक जैसे हैं, वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा उनमें से भी निकाल कर ले आता है, समझ भी लेता है, उस राइटिंग को निकाल कर ले आता है। वो उसकी प्रैक्टिस है, ऐसे ही मेरी प्रैक्टिस है। ट्रेंडिंग ऑर्डर एक्साइटिंग कैंडल में भी होते हैं, वो आगे चल के समझ में आएगा अभिषेक आपको। हरे कृष्णा सर जी, हरे कृष्णा सुजीत। सर एक क्वेश्चन है, सपोज बायर्स ज्यादा हैं 1 लाख एंड सेलर्स कम है 50 के, तो कैंडल ने 1% मूव दिया स्टॉक में, लेकिन मान लीजिए सेकंड सिनेरियो में बायर तो उतना ही है 1 लाख, लेकिन सेलर और भी कम है 25 के, तो भी क्या कैंडल 1% ही मूव देगा? नहीं, ज्यादा देगा, क्योंकि बायर्स तो उतना ही है, सेलर्स कंपैरिजन हो गया ना, सिर्फ बायर के बारे में बात नहीं हो रही है, सेलर्स के बारे में भी तो बात हो रही है। अब बाइंग और सेलिंग जब दो बातें हो गई तो दोनों का बैलेंस और इम्बैलेंस बनेगा, तो दोनों का ही कैलकुलेशन होगा सुजीत।
1% से ज्यादा मूव देगा ऑब्वियसली। सर बायर और सेलर एक टीम भी हो सकती है। नहीं, ये तो अलग अलग टीम है। यस पीपल, आप लीव कर सकते हैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ओवरनाइट ट्रेडिंग? ओवरनाइट ट्रेडिंग में समझा नहीं सुनील, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं एल्गो में तो इमोशनल नहीं होता हूँ, क्योंकि वो ऑलवेज प्रॉफिट में नहीं रहता। समझा नहीं अर्पित, क्या करें? थैंक यू, आई एम ए मेडिकल सेलर। ओके मुक्कू सैनी। हाँ सर, मेरा एक डाउट है, अगर जरूरी लगे अभी की क्लास में प्लीज सॉल्व करें। यूट्यूबर्स कहते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और एक्यूरेसी टेस्ट करके ट्रेड करो, इस डिमांड सप्लाई थ्योरी में भी ऐसा ही होता है या एक प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल फॉलो करना होता है? एंड सॉरी, प्री डिटरमाइंड मतलब मैं एक्चुअली आपको समझ नहीं पाया। अपनी स्ट्रेटजी बनाना हो सकता है, एक रिस्क मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। कैसे आपको किस तरह का ट्रेडर होना है, वो आपकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं इस बात को ऐसे समझ रहा हूँ। आपके बनाए हुए प्रिंसिपल एक अलग से स्ट्रेटजी हो सकती है। बट डिमांड सप्लाई एक ऐसी यूनिवर्सल चीज है जो है और हमेशा रहेगी। उसको सीख रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करने के अलग प्रिंसिपल हो सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की अलग से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यार मैं इस टाइप का ही ट्रेडर बनना चाहता हूँ, आगे जब आपको पता लगेगा। तो वो बात को मैं ऐसे समझ रहा हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, उतना मैं समझ पाया इस बात से। शायद आपका आंसर सेटिस्फाइंग लगे। टेलीग्राम में ऐड कर लिया जाएगा, डोंट वरी। सर जब सेलर्स को अच्छे दाम पे अपना स्टॉक बेच सकते हैं, तो कम दाम पर बेचने के लिए पेंडिंग रहे रखेंगे? समझा नहीं ध्रुव, क्या कह रहे हैं? सेलर्स को अच्छे दाम पर अपना स्टॉक बेच सकते हैं, ओके ठीक है, बेच दिया आपने, तो क्यों कम दाम पर बेचने के पेंडिंग रखेंगे? क्यों कम दाम पर बेचने के लिए पेंडिंग ऑर्डर रखेंगे? इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं ध्रुव आप शायद, कि इंस्टीट्यूशंस सेलर्स को जब सेलर्स को अच्छे दाम पर अपना स्टॉक बेच सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं क्या ध्रुव? शायद ध्रुव नहीं है। ओके ठीक है। एक बार क्वेश्चन को वापस लिख दीजिए प्लीज ना ध्रुव। सर क्या मैं सीखते वक्त 1000 से भी हाँ कर सकते हैं कुणाल, बिल्कुल कर सकते हैं। सर 3-4 दिन का हाई बॉडी वाला कैंडल गिन के बेस कैंडल कंसीडर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं जोसेफ, और आगे बात करेंगे आपके एग्जांपल के बारे में। वेरी नाइस साइकोलॉजी, थैंक यू एल्डन। पेंडिंग ऑर्डर कैंडल के नीचे भी हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं, बात करेंगे। व्हाट ए क्लियरिटी गिवन बाय यू, थैंक यू मनीष। हाँ मेंटर एडवांस से एडवांस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। नो डाउट सर, बहुत शानदार, थैंक यू शिवम। सर न्यूज़ तो फॉलो नहीं करनी चाहिए जैसा आपने कहा, बट वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन इंडस बैंक। जब कैंडल्स आपको समझ में आने लगेंगी, नेहा 100% बात करेंगे उसके बारे में। नहीं, डीआईज में इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और रिटेलर्स भी आते हैं। डीआई मतलब डोमेस्टिक इंडिया के लोग। सर ट्रेडिंग इज अ लोनली बिजनेस, बट जीटीएफ के साथ अब लोनली नहीं लगे। यस प्रथमेश। सर जो एल्गो ट्रेडर होता है, ओके, वो तो एआई पे बेस्ड ट्रेड करते हैं, तो क्या वो लोग हमेशा प्रॉफिट नहीं, हमेशा प्रॉफिट में नहीं रहते कि एल्गो ट्रेडर हमेशा ही प्रॉफिट में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सर देयर इज ओवरनाइट ट्रेडिंग यूजुअली इन नैस्डैक एसएनपी वेयर प्राइस मूव एंड अप। देखिए इसके बारे में मुझे इस वजह से ओवरनाइट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि नैस्डैक और एसएनपी मैंने कभी ट्रेड नहीं किया। और यदि हम इस ओवरनाइट की बात इस तरह से करें कि यार एसजीएक्स निफ्टी या फिर ये गिफ्ट निफ्टी जो है, या फिर ये बाहर के नैस्डैक और एसएनपी से हमारे मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसको भी मैं धीरे धीरे करके आपको सॉर्टेड वे में समझा दूंगा कि उसके साथ डील करना है, कैसे करना है, इग्नोर करना है, क्या इग्नोर करना है। ऑलमोस्ट सारे कैंडल में बॉडी और विक तो होते ही हैं, सो क्या ये कह सकते हैं कि हर एक कैंडल में कहीं ना कहीं पे, हाँ कह सकते हैं आनंद, और आपको आगे चल के समझ आएगा ये। क्लास की समरी, वेरी गुड नवदीप, बहुत बढ़िया।
थैंक यू सर, सो मच सर, समझ आ गया 1% से ज़्यादा मूव होगा। मेरा एक और क्वेश्चन है, पेंडिंग ऑर्डर्स के वजह से अगर प्राइस अप जाता है, तो क्या वो पेंडिंग ऑर्डर कैंसल करने से वापस प्राइस नीचे आ सकता है? नहीं। पेंडिंग ऑर्डर कैंसल होने की वजह से प्राइस पर कुछ फ़र्क नहीं प्राइस पर फ़र्क पड़ेगा, जो जो ऑर्डर लग रहे हैं, जो ऑर्डर सिस्टम में जा रहे हैं, उनसे। सर 2 साल पहले पायरेटेड कोर्स लिया था। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, खुद अच्छा चल रहा था। सब लास्ट 10 मंथ से एफ एंड ओ की वजह से साइकोलॉजी खराब। बिल्कुल सुमेर, बहुत सारे लोगों के ये आलम है। ओके, पचंजय, थैंक यू सो मच। सर क्या न्यूज़ से मार्केट में मेजर मूव आता है? हाँ, आता है। मार्केट में मेजर मूव आता है, न्यूज़ से आता है, बट हमें उसके साथ एक किस तरह की जितनी बड़ी न्यूज़ होगी उतना बड़ा मूवमेंट होगा। बट वो न्यूज़ को जस्टिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज़ करना, न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करना, वो बिल्कुल नहीं। हमें अपना खुद से दिमाग लगाना है। आपको न्यूज़ का भी पता लग जाएगा कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ न्यूज़ आने वाली है। ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सेलर को अप प्राइस में सेल मिलता है, सेलर को अप प्राइस में सेल मिलता है, तो क्यों बियरिश बनाते हैं और अपना ऑर्डर कम प्राइस में सेल करने के लिए पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं? मैं अभी भी नहीं समझ पाया ध्रुव। मेरा कहना है कि जब सेलर्स को अप प्राइस में सेल कर कि सेलर जो है वो ऊपर की प्राइस में सेल कर सकता है। यस, एक बात तो ये हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। तो क्यों बियरिश बनाते हैं और अपना ऑर्डर कम? अब वहाँ पर जैसे मानकर चलिए मैंने 1 लाख सेलिंग के ऑर्डर्स लगाए। मुझे सेल करना है 180 पर, 180 एग्ज़ैक्टली प्राइस अभी है। मैंने समझ लिया कि यार 175 से 180 के बीच में मैं अपने 1 लाख शेयर सेल कर दूँगा। अब उस दौरान उस टाइम पर यदि उतने बायर्स होंगे ही नहीं, तो मेरे पास मेरे ऑर्डर्स को पेंडिंग रह जाने देने के अलावा क्या ऑप्शन रह गया? वो ऑर्डर पेंडिंग हो गए। क्योंकि उस प्रेशर से जो 1 लाख मैंने सेलिंग के ऑर्डर्स लगाए, उसमें से 70,000 यदि एग्जीक्यूट हो गए, 1 लाख की सेलिंग की वजह से जो प्रेशर आया, उसकी वजह से प्राइस नीचे आई, तो 30,000 जो हैं, जितने बायर नहीं मिले, उतने मेरे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। सॉरी, पेंडिंग रह गए। ठीक है ध्रुव? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करते? आपको पता चलेगा आगे इंट्राडे की भी चीज़ें। हाँ, रह जाएँगे यदि हम कैंसल नहीं करेंगे दीपक तो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला रतनकांत, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो डिमांड सप्लाई विद स्ट्रांग माइंडसेट मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी है प्रॉफ़िट बनाने के लिए और जो सीखा है उसे अच्छा एग्जीक्यूशन करना सब। यस, बिल्कुल वतन, चलिए। सर एक क्वेश्चन था पर 10 क्लास हैं तो उसी में क्लास में पूछूँगा। ओके, ठीक है, तभी पूछेगा वैष्णव। सर 1968 से बोइंग कंपनी का चार्ट देख रहा हूँ, समझा नहीं। नहीं, 1968 का चार्ट अवेलेबल मिला आपको, शायद ट्रेडिंग व्यू पर मिला होगा। डिमांड सप्लाई फॉलो हो रहा है। होगा ही अभिषेक, होगा ही। सर बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू। पूरा तो समझ में नहीं आया, पर आगे सीख जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। वेरी गुड ब्रजेश, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू अंकुर, थैंक यू। गुरुजी ट्री टाइगर में इंडेक्स लिस्ट में कैसे ऐड होते हैं प्लीज़ टेल? अ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंडाइसेस में जाएँगे, ठीक है? तब हो जाएगा, यहाँ पर सर्च करेंगे आप निफ्टी, निफ्टी बैंक, तो हो जाएगा, ठीक है? सर मान लो आज ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं और फार्मा सेक्टर नीचे जाता है, अगर तो हम अच्छा डिमांड ज़ोन है तो प्ले कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक छोटी-सी चीज़ और समझ लीजिए कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस ये है कि आज अभी मन हो रहा है, ठीक है, और उन्होंने साइन कर दिया। ये टैरिफ लगाना
टैरिफ लगाने के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होना, अपनी टीम और अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन होना, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। और उस लंबे प्रोसीजर में से ही वो बातें बाहर निकल कर आती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के पास पहुँचती हैं, और वही इंस्टीट्यूशंस फिर उसमें उसी के अकॉर्डिंग ये होने वाला है, अपनी पोज़ीशंस ऑलरेडी तैयार कर चुके होते हैं। ठीक है? यू आर जस्ट थैंक यू रतनकांत, थैंक यू। हो जाएँगे आप ज़ील डालमिया, आप भी ऐड हो जाएँगे। नहीं चलेगा बिल्कुल, वो बात करेंगे श्रेया, बिल्कुल बात करेंगे। उसके बारे में श्रेया बात होगी, डोंट वरी, कि किसी न्यूज़ की वजह से स्ट्रॉन्ग डिमांड बिल्कुल टूट सकते हैं शुभम, बिल्कुल टूट सकता है। हम बाइंग सेलिंग को रोक नहीं सकते ना शुभम। श्रेया आपके बारे में भी बात होगा, आपके क्वेश्चन के बारे में आगे आपको समझ आएगा, ठीक है? ओके आनंद। हर बैच की रिकॉर्डिंग में ज़रूर देखता हूँ सर मूवी, देखना बंद कर दिया है, ज़रूर देखता हूँ, आपकी बार कुछ नया सिखाते हो, ठीक, थैंक यू सो मच वतन। Sir, from past few months, we are seeing that FIs are selling and DIs are buying approx equal amount, but even then Nifty F falls by, वो ओवरऑल मार्केट का रहता है ना मनीष? ओवरऑल मार्केट में बाइंग सेलिंग ना? चलिए, क्या क्वेश्चन था तान्या आपका? हम्म, काफी पीछे शायद रह गया है, प्लीज आप कॉपी पेस्ट कर पाए तो कर दीजिए तान्या। हाँ, एडवांस टॉपिक्स के नहीं, अभी उसके साथ साथ ही चलिएगा, ठीक है कनिष्का? एडवांस टॉपिक के डाउट अभी की आपको फोर्थ क्लास में ही, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में मेंटर मिल गए और आप मेंटर से 11th क्लास पूछेंगे ना, तो वो ज्यादा आप भी अलाइन नहीं कर पाएंगे, मेंटर भी नहीं कर पाएंगे। हम उसके साथ साथ चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो डिमांड सप्लाई के पास ही न्यूज क्यों आती है? लाइक वो यही तो खेल है सारा का सारा, डिमांड सप्लाई के पास ही न्यूज आने का।